नमस्कार, प्रभा साक्षी देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं अंकित सिंह। कार्यक्रम है चाय पर समीक्षा और हमेशा की तरह इस कार्यक्रम में मौजूद हैं प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे जी। सर, आपका बहुत स्वागत है। जी। और हम लोग आज जब चर्चा कर रहे हैं तो मानसून सत्र शुरू होने में बस एक दिन का वक्त है, यानी कि आज रविवार है, अगले दिन सोमवार से मानसून सत्र शुरू हो जाएगा। धमाकेदार रहने वाला है, मुद्दे कई सारे हैं। इसके अलावा जो मानसून सत्र के जो दिन है उसको बढ़ाए गए हैं, उसको लेकर अलग चर्चा है जी। साथ ही साथ अगर हम देखें तो एसआईआर एक बड़ा मुद्दा है जो बिहार में चल रहा है। मराठी वर्सेस जो हिंदी का मुद्दा है, या फिर आसाम वर्सेस बंगाल का मुद्दा होता दिखाई दे रहा है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो आने वाले दिनों में हमें देखने को मिलेगा। इसलिए हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले बिहार से, क्योंकि चुनावी राज्य है और बिहार में जो कुछ भी हो रहा है अभी देखा जाए तो कानून व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। सवाल उठाने वालों में एनडीए के नेता भी हैं। इसके अलावा नीतीश कुमार मुफ्त की योजनाओं की ओर बढ़ चुके हैं। जो कभी कहते थे कि हम फ्री में कुछ भी नहीं देंगे, वो अब फ्री में 125 यूनिट बिजली की बात कर रहे हैं। 400 से 1100 उन्होंने पेंशन बढ़ा दिया। कानून व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर की बात हो रही है कि वहाँ बहुत ख़राब है। विपक्ष राक्षस राज, गुंडा राज कह रहा है। एसआईआर जो मतदाता पुनरीक्षण है वो भी जोरों पर चल रहा है। चुनाव आयोग लगभग 90% तक कर चुका है, ऐसा दावा किया जा रहा है चुनाव आयोग की ओर से। कई सारे लोग मिसिंग पाए गए हैं। बिहार को लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, जो कानून व्यवस्था है उसमें कोई दो राय नहीं कि हाल के दिनों में जिस तरीके से घटनाएं बढ़ी हैं, खासतौर पे जो राजधानी है पटना, वहाँ पर सरेआम दिन दहाड़े जो हत्याकांड हो रहे हैं, उससे पूरा देश दहला हुआ है। बिहार का दहलना भी स्वाभाविक है। अब आप देखिए कि जो और उसके बाद एक तो इस तरह की घटनाएं होती हैं, उसके बाद फिर जो पुलिस वालों के जो बयान आते हैं उससे और लगता है कि ये प्रशासन कर क्या रहा है। और अगर ऐसी सोच है, ऐसी मानसिकता है, तो फिर तो अब भगवान भरोसे ही है सब कुछ। और बिहार में लंबे समय से भगवान भरोसे ही चल रहा है सब कुछ, ये भी एक हकीकत है। अब जो वहाँ पर घटनाएं हो रही हैं, सिर्फ इन घटनाओं को नहीं, आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि बिहार और उत्तर प्रदेश की जो राजनीति है उसको जब चुनाव आने वाले होते हैं तब किस तरीके से वहाँ पर क्राइम बढ़ता है या बढ़ाया जाता है। जो सरकार सत्ता में होती है, कह रहे हैं जी, जो सरकार सत्ता में है उसको बदनाम करने के लिए या एक माहौल बनाने के लिए, नैरेटिव सेट करने, बिल्कुल नैरेटिव सेट करने। और ये बिहार के साथ भी है और उत्तर प्रदेश के साथ भी है। और चाहे उत्तर प्रदेश में आप देखिएगा, जैसे चुनाव नज़दीक आएंगे तो क्राइम भी आपको बढ़ता दिखेगा, आपको आंदोलन वहाँ पर होते दिखेंगे। बिहार में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से क्राइम बढ़ गया है। और ये अभी आपने देखा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो जनसभा हुई, मोतिहारी में थे प्रधानमंत्री शुक्रवार को, तो प्रधानमंत्री ने कई सारे जो वहाँ पे बिहार की सरकार कर रही है या केंद्र सरकार बिहार के लिए कर रही है, वो सब गिनाए, लेकिन कानून व्यवस्था पर नहीं बोला उन्होंने, और जंगल राज शब्द का भी उपयोग नहीं किया। अब अगर जो आज की पीढ़ी है उसको ये जानना जरूरी है कि ठीक है कि जो घटनाएं हो रही हैं, अपराध जिस तरीके से बढ़ रहा है, ये गलत है। कानून व्यवस्था सुदृढ़ होनी ही चाहिए। लेकिन आज की पीढ़ी जो कि अब जो 18 साल के जो ये पहली बार मतदाता बनने जा रहे हैं, उनको ये अपने जो माता पिता हैं उनसे समझनी होगी बात ये कि उससे पहले जब आरजेडी का शासन था, मतलब मेरे ख्याल से शायद नीतीश जी को 15, 16, 17 साल तो होगा। हाँ, 2005 से है। 2005 से, तो मतलब ऐसे बहुत सारे मतदाता होंगे जो कि पहली बार वोट करने जा रहे होंगे। तो जो पहली बार वोट करने जा रहे हैं ना, जरा अपने माता पिता से पूछिएगा कि उस समय का जो शासन था कैसा था। उस समय अभी आप देख रहे हैं कि धड़ल्ले से जो अपराधी हैं वो गन फायर कर रहे हैं, अस्पताल में घुस जा रहे हैं, किसी व्यवसायी को मार दे रहे हैं। उस समय जो सत्ताधीश हैं वही गन फायर कर देते थे, वही करते थे, वही डील करते थे। तो उस समय क्या स्थिति थी, आज क्या स्थिति है? जंगल राज तब भी था, जंगल राज कह सकते हैं आज भी है, लेकिन इन दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि कौन सा जंगल राज अच्छा है, इसमें से चयन करना है बिहार के मतदाताओं को। लेकिन बिहार में हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पॉलिटिकल मूवमेंट, चाहे प्रशांत किशोर की पार्टी वो चला रही है, तमाम नए दल, आम आदमी पार्टी भी शायद बिहार का चुनाव लड़ने जा रही है। तो बहुत सारे विकल्प भी होंगे बिहार के मतदाता को, तो सोच समझ कर वोट करना होगा। और बिहार में आप देखिए कि
एक चीज सत्य है, वो बिहार की राजनीति का कटु सत्य है कि सब कुछ अंत में क्या है, जातिगत मुद्दों पर आ जाता है। चाहे भले ही कोई आज वो बिजली फ्री दे रहे हैं, कल को वो हो सकता है कि इन्होंने कितना शायद 125 यूनिट बोला है इन्होंने। हाँ, 125 वो तो हो सकता है कि वो 200 यूनिट कांग्रेस के मैनिफेस्टो में आ जाए। कह दिया गया है। अच्छा, कह भी दिया गया है 2500 रुपए कह दिए गए हैं। अच्छा, तो कांग्रेस और आरजेडी ने पहले ही कह दिया, प्रशांत किशोर ने भी कह दिया। जी 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 जी। तो ये सब जो फ्री की आना पड़ा ना, फ्री वाला। जी, तो फ्री की राजनीति शुरू हो चुकी है। अभी आम आदमी पार्टी वहां पहुंच चुकी है, उसके घोषणा पत्र में शायद हो सकता है कि वो 250 यूनिट भी कर दें, तो और भी कई सारे वादे आएंगे। लेकिन हमको तात्कालिक लाभ क्या हो रहा है इसको नहीं देखना है, मतदाताओं को ये देखना चाहिए कि दीर्घकालिक लाभ क्या होंगे। आपका जो बच्चा है, क्या उसके लिए बेहतर स्कूल, बेहतर कॉलेज, उसके लिए स्वास्थ्य सुविधा, उसके लिए रोजगार की व्यवस्था, क्या जो आने वाली सरकार, जो पार्टी जो वादा कर रही है, क्या वो दे पाएगी, उसका क्या ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड है, ये भी देखिए। सिर्फ घोषणा पत्र नहीं, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है उसका, पूर्व में उसने अपने शासन में क्या किया है, अगर उस पार्टी का किसी अन्य राज्य में शासन है तो वहां पर कैसा शासन चल रहा है। ये सब चीज़ों को गौर करते हुए आप अपने घर के लिए कुछ सामान खरीदते हैं, मान लीजिए कि आपने एसी खरीदा, तो आप देखते हैं कि ये कितने इसका स्टार वाला है, इसका जो आप उसका रिव्यू पढ़ते हैं, आप ये देखते हैं कि जो क्या इसकी आफ्टर सेल सर्विस अच्छी है क्या, और आप तमाम मुद्दों पर गौर करने के बाद अपने घर के लिए एक एसी का, अपने घर के लिए एक फ्रिज का चयन करते हैं, अपने घर के लिए एक टीवी का चयन करते हैं। तो अपने राज्य के लिए भी 5 साल जो सरकार राज करेगी उसका सोच समझ के सारे रिव्यू पढ़ के तब चयन कीजिए। घोषणा पत्रों के झांसे में मत आइए। देखिए कि किसने अपने घोषणा पत्र में किए गए वादों को पूरा किया है, कौन बातें करता है खाली और कौन काम करता है, इसका भी आपको जरूर सोच समझ कर। और बिहार से ही सारी क्रांतियां होती हैं, बिहार से ही सारे सुधार होते हैं, और बिहार से ही सारे नवजागरण होते हैं। SIR भी बिहार से, तो सारी बड़ी चीजें बिहार से ही होकर निकलती हैं। तो बिहार से ये जो एक संदेश अब नया निकलेगा, मुझे लगता है कि वो देश भर में जाएगा और एक नई क्रांति का सूत्रपात होगा। एक चीज नीतीश कुमार की USP रही है, इसमें कोई किसी को कोई दो राय नहीं होगी कि उन्होंने कानून व्यवस्था को लेकर बिहार में बहुत काम किया। सुशासन बाबू उसी से कहलाए, लेकिन आज की स्थिति में उनके लिए और हम बार बार वही कर रहे हैं कि अंकित जी, आज बिहार की जो महिलाओं की स्थिति है, हम भी ग्राउंड पर गए हैं। जो पहले की हम सुनते थे और आज हम जो बिहार में महिलाओं को स्वतंत्र देखते हैं, उनको उनके 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 जो अधिकार बढ़े हैं, उनकी जो सामाजिक स्थिति सुदृढ़ हुई है, उनके पास आर्थिक स्थिति है वो उनकी अच्छी हुई है। तो बिहार की महिलाओं की जो सामाजिक स्थिति है ना, आप ठीक है कि आज भी वो अगर राष्ट्रीय स्तर पर देखेंगे हम, तो वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन 20 साल पहले की जो स्थिति थी, जो 15 साल पहले की स्थिति थी, उसमें बहुत सुधार हुआ है, ये स्वीकार करना होगा। बिल्कुल। तो क्राइम की जो बात हो रही है कि नहीं, व्यवस्थित क्राइम नहीं है, ये अचानक हो जाने वाले क्राइम है, लेकिन क्राइम तो क्राइम होता है जी। और सबसे बड़ी बात, आपने अधिकारियों की बात की। सर, हम लोग छोटे थे तो जिन अधिकारी का आपने बयान बताया, उनका उदाहरण दिया जाता था कैसे ये हमारे यहाँ के SP हुआ करते थे और खेतों में दौड़ के इनकाउंटर करते थे जी। इनको नीतीश कुमार ने गृह मंत्री से रिक्वेस्ट करके बिहार बुलाया कि यहाँ की कानून व्यवस्था की स्थिति सुधारने इनको भेजिए जी, और तब ये बिहार गए हैं। और उस अधिकारी से इस तरह के बयान अगर सामने आते हैं तो वाकई ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ तो है जी जी। और अब अगले मुद्दे पे आते हैं। और अभी महाराष्ट्र में मराठा हिंदी का विवाद अभी खत्म नहीं हुआ था, बंगाल में शुरू हो गया, असम वर्सेस बंगाल जी। ममता कह रही हैं कि वहाँ बंगाली के साथ भेदभाव हो रहा है, हेमंता कह रहे हैं कि नहीं, हम बंगाली के साथ कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं, जो मुस्लिम आ रहे हैं अवैध तरीके से उनके खिलाफ एक्शन हो रहा है जी। और ये हिमंत विश्व शर्मा जी की बात सुनेंगे तो आपको सही लगेगा कि ये भी एक आध उदाहरण ऐसे, एक आध शायद 10-12 उदाहरण ऐसे हैं कि जिन लोगों को निर्वासित किया गया बांग्लादेश की समझ के, वो भारतीय सिद्ध हुए और उनको वापस लाना पड़ा। ये ठीक है कि एक कोई बड़ा अभियान जब देश में चलता है तो कुछ उसमें त्रुटियां भी सामने आती हैं, और ये जो बांग्लादेशियों की जो अवैध तरीके से भारत में रह रहे हैं उनको पकड़ने, उनको वापस उनके देश भेजने का जो अभियान है, ये सिर्फ असम में नहीं चल रहा, देशव्यापी अभियान चल रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब
100 लोग पकड़े जा रहे हैं तो हो सकता है कि उसमें एक त्रुटि भी हो जाए लोगों से, तो वो त्रुटि भी सुधारी जाएगी, गलतियों की तरफ ध्यान दिलाना चाहिए, ये बात सही है। लेकिन उसको आप एक अभियान बनाने की नहीं, ये तो बंगाली अस्मिता का सवाल है। और आप देखिए कि बंगाल की जो राजनीति है ना, अब बंगाल में भी चुनाव हैं विधानसभा के। अब ममता बनर्जी को पता है और ये उनका फॉर्मूला जो है वो पहले भी हिट हो चुका है, पहले भी सफल हो चुका है। तो बीजेपी के हिंदुत्व की काट उनके बंगाली अस्मिता का जो मुद्दा है वो करता है। पिछले चुनाव में भी काम किया उस मुद्दे ने, तो वो फिर से इन घटनाओं को, क्योंकि ये मैंने जैसे आपको कहा ना कि 10-12 केस ऐसे सामने आ गए, तो उस 10-12 को एक बड़ा व्यापक रूप देके एक ऐसा अभियान, एक ऐसा स्वरूप पेश किया जा रहा है कि भाई ये तो सारे जो बंगाली भाषी हैं उनको पकड़कर आप बाहर कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं है। जो बंगाली भाषी हैं वो अगर बांग्लादेशी हैं, अगर वो व्यक्ति, आप देखिए कि जो भी पकड़ा जाता है उसको ऐसा नहीं होता कि आपको उसकी भाषा के आधार पर पकड़ लिया। अगर आप कोई दस्तावेज नहीं दिखा पा रहे हैं, आप ये साबित ही नहीं कर पा रहे हैं कि आप अगर बंगाली भाषी हैं तो पश्चिम बंगाल में कौन से जिले हैं, आपको जिले का नाम नहीं पता, आपको गांव का नाम नहीं पता, आपको अपने वहाँ के कोई पड़ोसी का नाम नहीं पता, आप अपने पूर्वजों का नाम नहीं बता पा रहे, तो आप कहाँ से भारतीय हो गए? आप बांग्ला भाषी हैं और खुद को बंगाली कहेंगे और साबित नहीं करेंगे, तो ये तो फिर सवाल उठेंगे ही ना। तो ये जो कानूनी और ये ममता दीदी को ये समझना होगा कि ये जो अभियान चल रहा है ये राष्ट्र के हित में है। वो अपना वोट का हित देख रही हैं, अपनी पार्टी का हित देख रही हैं, लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। और पश्चिम बंगाल में हम जिस तरीके का, आप देखिए पॉलिटिकल वायलेंस जो है सिर्फ केरला में और रह गया है, लेकिन और पश्चिम बंगाल में है, और पश्चिम बंगाल में केरला से ज़्यादा है इस समय। किसी भी चुनाव के बाद, और चुनाव तो छोड़ दीजिए, उपचुनाव के बाद बम धमाके हो जाते हैं। अभी हाल ही में एक वो छोटी बच्ची की मृत्यु हो गई बम धमाके में, उपचुनाव के नतीजे के बाद। तो ये क्या दिखाता है? ये जो बम बारूद की जो राजनीति हो रही है और ये जिस तरीके से घुसपैठियों को बचाने की, उनको वोट बैंक बनाने की राजनीति हो रही है, ये गलत है और ये पश्चिम बंगाल के लिए ठीक नहीं होगी। और ख़ासतौर पर जो हमारे सीमावर्ती राज्य हैं उनको तो बहुत इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि कोई घुसपैठिया वहाँ पे रहे ही नहीं। ममता बनर्जी की सरकार को भी अपना तंत्र, ठीक है कि केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है सीमाओं की सुरक्षा, लेकिन ममता बनर्जी को भी अपनी सरकार को, अपनी पुलिस को निर्देश देना चाहिए कि भैया आप भी जिस तरीके का सत्यापन अभियान पूरे देश भर में चल रहा है, पश्चिम बंगाल में भी चले, पश्चिम बंगाल में उसमें सहयोग करें। कांग्रेस और टीएमसी को यही तो डर है कि बिहार में हमें कोई लेना देना नहीं है, बिहार में हमारा नुकसान फायदा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन बंगाल और असम में हुआ तो हम बहुत घाटे में चले जाएंगे। शायद इसी वजह से एसआईआर का मुद्दा कांग्रेस राष्ट्रीय स्तर पर उठा रही है। जी बिल्कुल। और ये देखिए मुद्दा जो है ना, इसको आप राष्ट्रीय स्तर पर उठाइए चाहे कुछ करिए आप, ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणियां की वो राजनीतिक दलों ने देखी होंगी। तो ये कोई अवैध कार्रवाई नहीं चल रही है, ये संविधान सम्मत तरीके से चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने भी समय पर सवाल उठाया था, लेकिन चुनाव आयोग के अधिकारी, चुनाव आयोग के साथ जो लोग सहयोग कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, विभिन्न विभागों के जो कर्मचारी हैं, जिस तरीके से दिन रात वहां पर, और जैसा आपने कहा भी कि 90% से ज्यादा काम हो चुका है। हाँ, तो ये मेरे रिश्तेदार और मेरे घर में आज पहुंच गए हैं। जी, तो 90% से 7 दिन बाकी है, तो 90% से ज्यादा काम हो चुका है। तो हमको चुनाव आयोग को की तारीफों के पुल बांधने चाहिए और आधार कार्ड पे वेरिफिकेशन हो रहा है जी, कि महीने भर के अंदर आप सोचिए कि कितने, शायद मेरे से 20 करोड़ के आसपास मतदाता होंगे बिहार में। नहीं, 20 करोड़ नहीं है, लगभग 7 से 8 करोड़ है। अच्छा, यूपी में 22 जनसंख्या लगभग 12 से 13 करोड़ है और 7 से 8 करोड़ मतदाता है। 7 से 8 करोड़ मतदाता हैं और जनसंख्या 12-13 करोड़ है। अब 8 करोड़ मतदाता एक महीने में, हाँ, अब एक महीने में 7 दिन बाकी है। एक महीने में 7 दिन है, तो लगभग 8 करोड़ मतदाता को अगर कोई एक तंत्र जो हमारा है वो कवर कर ले रहा है, उनको सूचीबद्ध कर दे रहा है, तो ये कितनी बड़ी हमारी शक्ति है। ये लोगों को धमकी भी मिल रही है, जान से मारने की भी धमकी मिल रही है। और आप देखिए कि जो पहुंचना गांव तक आसान नहीं है। और अगर हमारे और चुनाव आयोग का अब ये जो कार्रवाई चल रही है ना एसआईआर की, ये सिर्फ ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन भी है। तो ये आप देखिए कि भारत में जो बिहार है उसमें अधिकांश भाग ग्राम के हैं, तो गांव में भी जिस तरीके से डिजिटलीकरण हुआ है, गांव में भी जिस तरह से मतदाता ऑनलाइन फॉर्म भर रहे हैं, तो ये भारत की ताकत है, ये भारत के निर्वाचन आयोग की ताकत है, शाबाशी का हकदार है। और लेकिन हमारे यहाँ उल्टा हो रहा है, उसको हम कोस रहे हैं। कई लोगों को रोजगार भी मिल गया है 40 रुपये फॉर्म भराने का। जी खैर, अब संसद सत्र की ओर बढ़ते हैं सर। संसद में क्या होगा सर, क्योंकि मैं कुछ बातें बड़े पत्रकारों के सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि 10 दिन जो बढ़ाया गया है, सरकार को पहले से ही लग रहा है कि इस बार चलना नहीं है ज़्यादा जी, तो इसलिए पहले हो हल्ला हो, बाद में काम निपटाना हो।
जी। शायद इस वजह से। और विपक्ष भी हर मोर्चे पर, चाहे वो महंगाई, SIR, ये सब मुद्दे तो हमेशा रहते हैं। सबसे बड़ा मुद्दा डोनाल्ड ट्रंप का दावा है, राफेल को लेकर बात जो कही जा रही है वो है, ऑपरेशन सिंदूर है, क्यों अचानक ये रोका गया ये है। ये ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिस पर विपक्ष इस बार घेरेगा सरकार को, और सरकार भी ये मान रही है कि इस बार हमें बहुत बड़ी तैयारी के साथ संसद में जाना होगा। जी, देखिए हंगामा तो स्वाभाविक है, और ख़ासतौर पे जिस तरीके से हमने देखा कि राहुल गांधी अपने बहनोई के बचाव में उतरे हैं, रॉबर्ट वाड्रा को राजनीतिक प्रतिशोध का शिकार बताया है, तो मुझे लगता है कि ये मुद्दा भी संसद में ज़रूर उठेगा, और भी तमाम, क्योंकि हमने देखा है कि पिछले कुछ सत्रों में सत्र से ठीक एक दिन पहले या ठीक उसी दिन की सुबह कोई ऐसा मुद्दा आ जाता है जो कि हंगामे का कारण बन जाता है। तो इस तरह से हंगामा तो जरूर होगा ही होगा, लेकिन विपक्ष मुझे लगता है कि ज़रूर चाहेगा कि सरकार को घेरना, लेकिन जो परिस्थितियां बन रही हैं, खासतौर पर ये रॉबर्ट वाड्रा का मुद्दा हो, चाहे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी का मुद्दा हो, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ हंगामा भी जरूर होगा। आपने जहां तक बात करी कि 10 दिन का जो समय बढ़ाया गया है, तो आप को थोड़ा सा इस सरकार की एक जो पिछली जो कार्रवाइयां उस पर आप गौर करेंगे तो आप पाएंगे कि अगस्त महीना मोदी सरकार के लिए कुछ बड़ा करने का अवसर है, लकी मंथ रहा है। जी जी। तो अब सारे बड़े काम, इन्होंने कई बड़े काम अगस्त महीने में किए हैं, तो ये जो 10 दिन का समय बढ़ा है, चर्चा है सर, विपक्ष में ये चर्चा है। तो ये क्या है कि और हमको देखना चाहिए बिहार चुनाव है, हमको देखना चाहिए कि आगे असम में चुनाव है, अगले ये कैसे सारा केस जो पासा है वो पलटेगा, पॉलिटिकल जो खेल है जो विपक्ष का, वो किस तरीके से बिगाड़ पाए सरकार, इसका जरूर कुछ ना कुछ उन्होंने 10 दिन के लिए सोच रखा होगा जो एंड टाइम पर सामने आएगा। तो अगस्त, मुझे लगता है कि ये 10 दिन उसके लिए बढ़ाए गए हैं। दूसरी बात ये है कि जो सत्र है, राजनाथ सिंह जी के यहाँ पर एक बड़ी बैठक हुई जिसमें सरकार ने रणनीति बनाई कि कैसे फ्लोर मैनेजमेंट करना है, कैसे विपक्ष के सवालों का जवाब देना है, किन मुद्दों पर चर्चा होनी है, क्या वो सब स्पीकर साहब के यहाँ भी एक होती है बैठक, उसमें सब चीज़ें सब लोग जा ही रहे हैं। दूसरा इसमें हमको ये देखना चाहिए कि विपक्ष, जैसा आपने कहा कि सबने बहुत सारी तैयारी कर ली है, ये सवाल पूछेंगे वो सवाल पूछेंगे, लेकिन विपक्ष मुझे सिर्फ बयानवीर नज़र आ रहा है। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप ट्विटर पर, आप फेसबुक पर, आप सोशल मीडिया के तमाम मंचों पर, टीवी में, डिबेट्स में आप सवाल उठा रहे हैं सरकार पर, लेकिन जब बैठक होती है, आपको बैठक करके जब सरकार को घेरने की रणनीति बनानी है, तो वो आपने मीटिंग बना ली है ऑनलाइन। वेणुगोपाल का मैं ट्वीट पढ़ रहा था, वो कहते हैं कि भैया देश नाजुक स्थिति से गुजर रहा है। पहली बात, देश नाजुक स्थिति से नहीं गुजर रहा, देश मजबूत स्थिति में है, और अगर देश नाजुक स्थिति में गुजर रहा है तो आज जरूरत इस बात की कि आप सड़क पर आ जाओ और आप सारे इकट्ठे होकर बैठक करो कि देश को इस स्थिति से कैसे निकालना है। आप ऑनलाइन मीटिंग कर रहे हैं, किसी का नेट नहीं चलेगा, किसी का बफरिंग होगा, कोई जुड़ नहीं पाएगा, कोई हेलो हेलो करता रहेगा, तो वो क्या आप उस नाजुक स्थिति से देश को निकाल पाओगे? तो आपकी जो आप कहते हैं आप वो कर नहीं रहे हैं, तो ये एक बड़ा देखना होगा। और किस तरीके से इंडिया गठबंधन में, अब आप देखिए कि उद्धव ठाकरे ने सामना को जो इंटरव्यू दिया उसमें किस तरीके से MBA को के अन्य घटकों के खिलाफ वो बोले हैं। जो आम आदमी पार्टी है वो कह रही है कि भाई कांग्रेस का नेतृत्व कैसे कर सकती है इस गठबंधन का। उमर अब्दुल्ला कह रहे हैं कि भाई अभी चुनाव के बाद, लोकसभा चुनाव के बाद से कोई बैठक ही नहीं हुई है। तो सब लोग सवाल उठा रहे हैं। अब आपने आप ठीक है, आप लीडर बनने की आकांक्षा है आपको गठबंधन की, लेकिन जो घटक हैं वो आपका साथ ही नहीं दे रहे हैं। ऑनलाइन भी आप सक्सेस हो पाएंगे या नहीं, ये आने वाले समय में नहीं, ऑनलाइन से तो खेल बिगड़ा है। आपको याद होगा कि आखिरी इंडिया ब्लॉक की बैठक कब हुई थी? जी 2023 के जनवरी में हुई थी, 2024 के जनवरी में वही बैठक थी जिसमें से नीतीश कुमार ने अपना ऑनलाइन कनेक्शन काटा था जी। और उसके बाद विपक्षी गठबंधन टूट गया था। तो मतलब आप तो ऑनलाइन में हटने में भी आसानी है ना सर? आप उसमें हटने में आसानी में है, और वही मतलब आप ये अपने आप में हास्यास्पद है कि आप कह रहे हैं कि नाजुक स्थिति से देश गुजर रहा है और हमने ऑनलाइन मीटिंग बुला ली है। खैर विपक्ष है, देखना होगा कि मॉनसून सत्र में क्या होता है और आगे जो बिहार की राजनीति है वो किस ओर जाती है। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। अगले सप्ताह फिर चाय पर समीक्षा कार्यक्रम में आपसे मुलाकात होगी। तब तक मुझे यानी अंकित सिंह और प्रभा साक्षी के संपादक नीरज कुमार दुबे को दीजिए इजाजत। नमस्कार। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।